जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने ये राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू करी है। शुरुआती अनुमान था कि 3500 किलोमीटर के आसपास हम लोग चलेंगे पूरे बिहार में, लेकिन अभी तक का जो अनुभव रहा है पिछले 6 महीनों में, ऐसा लगता है कि 6-7 हज़ार किलोमीटर भी शायद कम पड़ेगा। और करने में इसको 1-1.5 साल का शुरू में अनुमान लगाया था, तो मुझे लगता है कि 1.5 साल से कम में तो नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने से चल रहे हैं और ये अभी 5वां जिला है। अभी छपरा अकेले में मैं 10-12 दिन और रहूँगा। तो अभी तक के जो अनुभव हैं, छपरा विशेष से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन अभी तक का जो अनुभव है उसका एक सार आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। फिर छपरा के जो 2-4 विशेष बिंदु हमारे ध्यान में लाए गए हैं वो साझा करेंगे। फिर उसके बाद आप जो प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी तक 6 महीने पैदल चलने के बाद करीब 1500 से ज़्यादा गाँवों में हम लोग पैदल चल के गए हैं। बेरोजगारी और पलायन बिहार के लोगों की नज़र में सबसे बड़ी समस्या है, और ये बात जानने के लिए आपको 1500 गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन गांव में जाने के बाद 6 महीने पैदल चलने के बाद इस समस्या के विकरालता का अनुभव हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 40-50% नवयुवक बाहर के राज्यों में पढ़ाई के लिए, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए नहीं गए हैं। कई लोगों को, हम लोग को ये भी लगता है कि पलायन जो है वो गरीब तबके की समस्या है, बेरोजगारी गरीब तबके की समस्या है। लेकिन पैदल चलने के बाद मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि बेरोजगारी और पलायन जितनी बड़ी गरीब लोगों के लिए समस्या है, उतनी ही बड़ी समस्या ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आर्थिक नज़रिए से, आर्थिक तौर तरीके से ठीक ठाक हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों की रोजगार एक बहुत बड़ी चिंता है। जहाँ तक पलायन का सवाल है, जो गरीब तबका है वो तो मजदूरी के लिए जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं उनके बच्चों को भी पलायन करना है, क्योंकि उनको भी पढ़ाई के लिए बाहर ही जाना है। अगर नौकरी उनको मिल भी गई तो भी उनको बाहर ही रहना है। तो इसका जो सामाजिक पहलू है कि बिहार में परिवार का एक यूनिट के तौर पर रहना वो करीब करीब असंभव ही है। शायद ही कोई परिवार है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई, चाहे पढ़ाई के लिए, मजदूरी, नौकरी के लिए, दवाई के लिए, उसको बाहर ही जाना है। तो बहुत कम ऐसे परिवार मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि होली दशहरा में भी वो परिवार के साथ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक पहलू है। इतनी बड़ी त्रासदी है कि देखिए, मैं पैदल चल रहा हूँ तो कई लोग बता रहे हैं भाई घर परिवार छोड़कर 1 साल 1.5 साल पैदल चलेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार के ज़्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। परिवार में जो पुरुष वर्ग है वो साल भर 2 साल में कभी 1 बार 2 बार ही अपने परिवार के साथ आकर रहने का उसको अवसर है। 10 दिन 15 दिन लोगों ने इसको नियति मान लिया है कि ऐसे ही होगा। पूरे जीवन आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखते हैं। अपने पूरे जीवन काल में अगर आपके माता पिता बूढ़े हैं तो आपको उनके साथ रहने का अवसर नहीं है। आप साल में 10 दिन 15 दिन 20 दिन रह रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं तो आपके पास ये अवसर नहीं है कि वो कॉलेज यहीं पर हो, बच्चा यहीं पर पढ़े, यहीं पर नौकरी करे। कहीं ना कहीं वो जो पलायन का दंश है वो सबको डस रहा है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो किसानी की है, खेती किसानी की। क्योंकि बिहार में किसान और खेती इतना बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो किसानी पर निर्भर है। तो किसानों की जो यहाँ बदहाली है उसको समझने के लिए आपको 3 स्ट्रक्चरल बातें समझिए। यहाँ किसानों की हालत क्यों खराब है। सबसे पहली जो समस्या है वो भूमि से जुड़े हुए जो कानून है, भूमि सुधार नहीं होने की वजह से आज़ादी के बाद बिहार में समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति तो हुई है, लेकिन भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसका कारण, उसकी वजह से देश में 38% के मुकाबले बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। मतलब जो 100 लोग बिहार में रहते हैं उसमें 60 आदमी के पास 1 धूर जमीनें नहीं है। जो 40 लोग जमीन जिनके पास है उनमें से भी 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं, बहुत छोटे किसान हैं। तो बिहार में ज़्यादातर जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है।
खेती आमदनी का जरिया नहीं है, खेती पेट भरने का जरिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि 100 में 5 आदमी ही ऐसा है जो खेती किसानी करके आमदनी कर रहा है, आमदनी उसके लिए जरिया। जैसे हम लोग देखते हैं रोड पर चलते हुए, आप लोग देखते हो गांव देहात में भी, यहाँ गेहूं आपने रोपा है तो उसमें सरसों तीसी भी आपने छींट दिया। वो सरसों तीसी आप इसलिए उगा रहे हैं कि घर में आपको तेल न खरीदना पड़े, इसलिए नहीं उगा रहे हैं कि सरसों बेचकर कोई पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भूमि सुधार का, यहाँ पर कोई प्रयास न होना। दूसरी जो बड़ी स्ट्रक्चरल किसानों के साथ प्रॉब्लम है वो पानी का, जल प्रबंधन को लेकर जो कुव्यवस्था है। आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है और जो आधा बच गया उसमें करीब करीब 30% जमीन सूखे से प्रभावित है, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। और कुछ और जो जमीन है वो नदियों के कटाव या जल जमाव जो चवर वाली स्थिति है। खासकर मैं 2 जिलों में चल रहा हूँ, आपके छपरा में, तो मुझे लग रहा है कि हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव, जिसको चवर आप लोग कहते हैं, उसकी वजह से बर्बाद पड़ी हुई है। तो पहला है भूमि सुधार का लागू न होना, खेती का खाने वाली खेती होना, कमाने वाली खेती न होना। दूसरा है जल प्रबंधन कुव्यवस्था जो है, और इसको आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 11% से कम हो गई है। मतलब आज से 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा थी तो आज वो घट के 79 एकड़ रह गई, 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो नहर पहले बनाए गए, जो नलकूप की व्यवस्था की गई, वो रख रखाव के अभाव में वहां अब वो सिंचाई की सुविधा के लिए कामयाब नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की यहाँ, वो है इन सारी परेशानियों के बाद जो किसान उपजाता है उसको उसका दाम नहीं मिलता। पिछले 6 महीने से मैं पैदल चल रहा हूँ, तो इसी दौरान धान की कटाई हुई है, गन्ने की कटाई हुई है, अभी तो गेहूं की कटाई अभी होने वाली है 10 दिन में। इन पूरे 6 महीने में पश्चिम चंपारण से लेके पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, सिवान, हर जगह लोगों ने यही बताया है कि धान उन्होंने 1200 से 1500 रुपए क्विंटल के दर पर बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। तो गन्ने की केस में भी यही हालत है। चूंकि 30 से ज्यादा मिल सारण और चंपारण प्रमंडल में बंद पड़ी हुई है, तो जो 2-4-5 मिल चल रहा है उनकी मनमानी है। जो रेट पे वो लेते हैं वही रेट आपको देना है। अगर माप तौल में 5 क्विंटल की घटतौली होनी है तो घटतौली होगी। वेराइटी वाली जो गन्ना है उसको कम दाम पर लिया जा रहा है, उसमें भी कोई मदद नहीं है। तो किसानों को फसलों की कीमत का न मिलना वो इतनी बड़ी समस्या है। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। हम लोग समझते हैं कि पंजाब में किसान जो है वो बहुत धनी है, बेहतर है बिहार के किसान के मुकाबले। तो पंजाब में पिछले 10 साल में औसतन 70% धान और 70% से ज़्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। मतलब 87% धान और 99% गेहूं समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर मार्केट में लोगों को बेचना पड़ा है। इसका आर्थिक अगर आकलन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसलों के सही दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों का करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का हर साल का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3 बड़ी समस्या मैंने बताया आपको, किसानों की बदहाली के लिए जो जिम्मेवार है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन जल प्रबंधन के क्षेत्र में जो कुव्यवस्था है, और तीसरा फसलों का दाम का न मिलना। इसके साथ जो तात्कालिक समस्या किसानों की है कि यूरिया 277 के जगह 500, 600, 700 रुपये में मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, बीज नहीं मिल रहा है, वो तो है ही। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा लोग बता रहे हैं वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये तो सबको मालूम है। ज़्यादातर लोग इसको शिक्षकों की गुणवत्ता से जोड़कर देखते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी खराब है। इस बात में कुछ सच्चाई भी है। मैं एक कोर्ट का ऑर्डर देख रहा था, उसमें बिहार हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने बताया 77,000 से ज़्यादा शिक्षकों के बारे में बताया गया है कि वो फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बने हुए हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन शिक्षकों की गुणवत्ता सिर्फ एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण है विद्यालयों, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन न होना। मतलब
जहाँ पर विद्यालय बने हुए हैं वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ विद्यालय बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो जितने गांव गांव में विद्यालय खुले हुए हैं वहाँ पर तो खाली खिचड़ी बट रही है, कहीं पर भी वहाँ छात्रों के संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। कहीं 4 शिक्षक हैं 1200 बच्चे हैं, कहीं 1200 बच्चे हैं वहाँ पर 10 ही शिक्षक हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके शिक्षक ही नहीं है। दूसरा, कई जगह ऐसे हैं जहाँ शिक्षक हैं लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनी है। तीसरा, ये जो कॉलेज हैं जहाँ विद्यालय, जहाँ पढ़ने की बिल्डिंग है, कैंपस है, वहाँ शिक्षक भी हैं, वहाँ प्रोफेसर लेक्चरर भी हैं, वो तो शिक्षा मित्र नहीं है, नियोजित शिक्षक नहीं है। और बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं लेकिन वहाँ वो भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो एक शब्द में मैं अगर कहूँ तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना पिछले 5-7 सालों में, ये शायद उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए, सड़क टूटी हुई है तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति, जो पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से अशिक्षित रह गई, अब अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इन 3 मुद्दों के बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली योजना है, जो सबसे बड़ी योजना है, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो हर महीने अनाज मिलना है। इस पूरे योजना में बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और ये 20% की चोरी जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में मिली भगत से बांटा जा रहा है। हर महीने प्रखंड के स्तर पर जो 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है, उसमें से 40 रुपये औसतन प्रति क्विंटल के दर से भ्रष्टाचार के नाम पर काटा जा रहा है और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बंट रहा है। ज़्यादातर जगह पर लोग बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों में वहाँ के लोकल विधायक भी शामिल हैं, उनका भी बाजाप्ता इसमें हिस्सा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की जिसकी चर्चा रहती है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर घर में शौचालय बनाने की बात कही गई है। तो 1500 गांव में पैदल चलने के बाद मैं बिल्कुल आपको विश्वास से बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज़्यादातर गाँव की सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से निकलते वक्त हम लोग को नाक पर गमछा न बांधना पड़े। लोग बताते हैं कि शौचालयों के नाम पर लाभार्थियों से 2000 रुपये प्रति शौचालय लिया गया है और शौचालय बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिल बैठकर ODF सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये ODF कहीं नहीं लागू है। तीसरी जो बड़ी योजना है केंद्र सरकार की वो है आवास की योजना। गांव में हम लोग जब चल रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग को इंदिरा आवास योजना के लोग ही मिलते हैं। जो नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लाभार्थी बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये मिला ही नहीं है। लेकिन जिनको ये योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत उनको 1,40,000 रुपये मिलना है, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बता रहे हैं लोग कि उनको इस योजना के लिए 20 से 40,000 रुपये भ्रष्टाचार के तौर पर, PC के तौर पर, घूस के तौर पर देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं आवास योजना में, वहां पर भी अधिकारी का जो 20,000 25,000 का जो शेयर है वो तो लगना ही लगना है। कुछ जगहों पर जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां लोगों को 40,000 रुपये तक इसमें देने पड़ रहे हैं। इसके बाद चौथी जो बड़ी योजना है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है जमीन पर, वो है मनरेगा, जो कि मेरी अपनी समझ थी कि बिहार में जब हम लोग आएंगे तो इतने बड़े भूमिहीनों की संख्या है, गरीबों की संख्या है, तो मुझे बहुत बड़े पैमाने पर मनरेगा से जुड़े हुए लोग या काम देखने को मिलेगा। मैं पिछले 6 महीने के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि मुझे अभी तक कोई मनरेगा का सक्रिय काम नीचे दिखा ही नहीं। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि ये आंगनवाड़ी सेंटर में मनरेगा का उपयोग हुआ है, कहीं लोग वृक्ष के बारे में बताते हैं कि ये पेड़ 5 वर्ष पहले मनरेगा में लगाया गया था, लेकिन सक्रिय तौर पर मनरेगा के अंतर्गत काम करते हुए लोग मुझे कहीं नहीं दिखे। जनप्रतिनिधि ज़्यादातर जगहों पर यही बता रहे हैं कि करीब करीब ये योजना बंद ही हो गई है और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में
मनरेगा में बिहार का यूटिलाइजेशन 39% था। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया मनरेगा में केंद्र से ला सकते थे तो अपनी लापरवाही और सुस्ती की वजह से सिर्फ 39 रुपया ही लेकर आए, और जो पैसा यहाँ आया उसमें लोग बता रहे हैं कि 40 से 50% की दर से मनरेगा में पीसी काटा जा रहा है। मनरेगा में पीसी का दर सबसे ज़्यादा है। तो मतलब 10 रुपया में 4 रुपया ही लेकर आए, और जो 4 रुपया आया उसमें भी 40% चोरी कर गए। तो ये 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उस पर मेरी टिप्पणी थी। इसके अलावा जो बिहार सरकार के काम हैं उस पर मैं संक्षिप्त में आपको 5 मिनट में बताऊंगा। बिहार सरकार की योजनाएं जो हैं ज़्यादातर वो 7 निश्चय योजना से जुड़ी हुई हैं। तो 7 निश्चय का जो पहला निश्चय था, यंग लड़कों को, युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे उनको 1000 रुपया मासिक सहायता देने की बात 2015 में कही गई थी। बिहार में मुझे लगता है कि इस योजना को न शुरू किया गया 15 के बाद, न किसी को इसका लाभ मिला है। कोई जानता भी नहीं है, लोग इसके बारे में पूछते बात करते भी नहीं है। दूसरी जो योजना थी वो स्मार्ट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात थी, जिसमें ये अनुमान लगाया गया था। योजना ये थी कि बिहार में करीब 1.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 12वीं के बाद जिनको अगर ऋण की सुविधा दे दी जाए, बैंकों से सस्ते दर पर लोन दे दिया जाए, तो अपने लिए रोजगार मिलने वाला कोई पढ़ाई कर सकेंगे और पढ़ लिख कर अपना रोजगार पा पाएंगे और उसके बाद उस ऋण को वापस करेंगे। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चलते हुए 2-4 इक्का दुक्का लोग मुझे मिलते हैं जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कुछ लाभ मिला है, लेकिन इसकी पूरी संख्या लोग राज्य में जो सरकार के ये आंकड़े हैं वो 10 लाख से कम है। 2 योजनाएं जिसकी बड़ी चर्चा आप लोग भी करते हैं वो है नल जल योजना और नाली गली के पक्कीकरण की योजना। तो नल जल योजना में उस समय का अनुमान था 2015 में कि 5 वर्षों में करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचे। सरकार का जो अभी का दावा है, जो अपने वेबसाइट पे सरकार दिखा रही है, उनके मुताबिक 70% नल जल योजना चल रही है। हम गांव में चलने के बाद ये आपको बता सकते हैं कि 70 से 75% नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। 100 में 20-25 योजना ही काम कर रही है। ज़्यादातर योजना ठीक से बनी तो चली नहीं। लेकिन इन सब से अलग जो जमीन पर समस्या मुझे दिखी कि इन योजनाओं को बनाने के लिए जिस जमीन का उपयोग किया गया है उसको लेकर बहुत भारी विवाद है। पिछली बार जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपने या अपने रिश्तेदारों दोस्तों की जमीन पर ये नल जल योजना लगवा दी। जब अब वो चुनाव हार गए तो उन्होंने उसका स्वामित्व ट्रांसफर ही नहीं किया है। वो आज भी उन्हीं के कब्जे में है, या कब्जा अगर दिया भी है तो रोज कोई ना कोई उसमें परेशानी खड़ा करते हैं ताकि वो फिर चले नहीं। कई जगहों पर लोगों ने अपनी जमीन इसलिए दिया है कि उनको ये बताया गया था या उनको ऐसा समझ में आया कि नल जल योजना उनके जमीन पे लग जाएगी तो उनके घर में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो मिली नहीं, तब वो चलने ही नहीं दे रहे हैं। कई जगह पे तो मुझे ऐसा दिखता है कि लोग बताते हैं कि नल जल योजना का बाजाप्ता शादी उदी में पानी बेचने के लिए उपयोग लोग कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ शादी है तो आइए नल जल योजना से टैंकर भरवाइए, पैसा दे के जाइए। दूसरी जो बड़ी योजना है वो नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना है। 2015 में आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी वो नाली गली के पक्कीकरण की। ये अनुमान था कि उस पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 2015 से 2020 के बीच में। और उस योजना के तहत सोच ये थी कि बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाए, उस नाली को लाकर एक बड़े नाले के से जोड़ा जाए और उस बड़े नाले के द्वारा पानी को बाहर गांव से ले जाकर उसका निस्तारण किया जाए, और ये नाले खुले न रहे इसके लिए गलियों का पक्कीकरण किया जाए। मैं जो गांव में देख रहा हूँ, घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कोई सोच है ही नहीं, कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया है। गांव में सड़कों के किनारे कुछ बेतरतीब नाले जरूर बनाए गए हैं। इन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन नाले में आने वाले पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि ज़्यादातर ये नाले रोड के किनारे कूड़ेदान के तौर पर परिवर्तित हो गए हैं। गलियों के पक्कीकरण के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयास मुझे होता हुआ नहीं दिखा है। 2 क्षेत्र हैं जिसमें सुधार की बात हम लोग मानते हैं और वो जमीन पर दिख भी रहा है। पहला है बिजली। बिजली हर जगह जरूर आ गई है। हम लोग जहाँ भी गए हैं, गांव में टोले में हर जगह बिजली आ गई है। लेकिन बिजली आने के साथ जो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो बिजली के बढ़े बिल और गलत बिल का आना। लोग पहले से ही परेशान हैं। 2000 से सवा लाख रुपए तक का लोग बिल दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो सरकार ने बिजली के दर में और बढ़ोतरी कर दी है तो हर आदमी चिल्ला रहा है
कि पहले से ही बिजली का बिल इतना ज़्यादा था, अब ये और शायद सरकार ने 25% के आसपास बढ़ा दिया है। गांव में हालत ये है कि जिसका भी बिजली का बिल गलत आ गया उसकी नज़र में, जो हम लोग देख रहे हैं हर गांव में 25, 30, 40 परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल उनकी नज़र में गलत आ गया, कनेक्शन उनका काट दिया गया। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं या फिर कटिया फंसाकर बिजली जला रहे हैं। तो बिजली के बिल को लेकर समाज में एक बड़ी चिंता और बड़ी परेशानी आने वाले सालों में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा एक जो क्षेत्र है जिसमें सुधार की बात सब लोग करते हैं वो है सड़क। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है, वो चाहे पंचायती राज के अंतर्गत बनाई जाने वाले सड़क हो या ग्रामीण कार्य विभाग आरईओ वाले जो सड़क है, उनके रख रखाव या उनके बनाने में कोई सुधार नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में थी। गांव में सड़कों की हालत बहुत खराब है। अब उसमें जिले में थोड़ा फर्क हो सकता है। शिवहर में ग्रामीण सड़क सबसे खराब दिखी, उसके बाद पश्चिम चंपारण दिखा, सिवान, फिर सारण, गोपालगंज में ग्रामीण सड़कों की स्थिति मुझे ठीक दिखी। लेकिन छपरा में भी आपके ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। एक और जो बड़ी चीज, शराबबंदी पर मैं कोई टिप्पणी करना बेमानी समझता हूं, क्योंकि पहले दिन से मैं कह रहा हूं मैं इसके विरोध में भी हूं और ये जमीन पर कहीं शराबबंदी लागू नहीं है। शराब की दुकान जरूर बंद है, लेकिन होम डिलीवरी व्यवस्था के अनुसार सबको मिल रहा है। लोग इससे परेशान हैं। हर व्यक्ति मान रहा है कि शराब बंदी बिहार के लिए बहुत रेट्रोग्रेड मूव है और इससे बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और जो व्यवस्था जिसके बारे में अभी मैं पिछले 2-3 महीनों से चर्चा सुन रहा हूं, जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग ऐसा बता रहे थे कि देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है, लगता है कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से, जब से मैं सिवान में आया हूं, तब से लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। लोग बता रहे हैं कि इस साल अकेले में कोई 15 से ज़्यादा मुखिया लोगों को पूरे बिहार भर में मार दिया गया, 6 से ज़्यादा सरपंचों को गोली मारा गया है। और इसके अलावा भी डकैती की, अपहरण की जो घटना है, जब हम लोग गांव में चल रहे हैं तो एक ये एकदम पल्पेबल डर जो है लोगों का कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो डर, जो शंका थी अक्टूबर नवंबर में, वो अब जमीन पर होती दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि वापस से फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। कुल मिला जुलाकर इस पूरी पदयात्रा के दौरान अभी तक जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसरशाही बहुत है, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब आदमी हैं, रसूख वाले हैं, हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसर बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ बिहार में अफसरों का ही राज है। दूसरा जो शब्द है वो सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे वो जमीन का रसीद कटवाना हो, आपको किसी योजना का लाभ लेना हो, आपको पासपोर्ट का इंक्वायरी कराना हो, एफआईआर, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें पैसा दिए बगैर आपका काम हो सके। और तीसरा, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सुबह से शाम तक सैकड़ों बार सुनने को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम लोग को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अफसरशाही है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, एक व्यवस्थित तरीके से 20% से लेके 40-50% तक पैसा काटा जा रहा है। इवन जो मुखिया जी लोग हैं उनको भी जो फंड आ रहा है, उनको भी ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उनको 20% तक कमीशन देकर ही पैसा लाना है। तो ये पीसी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया सुदृढ़ बना दी गई है, और कुछ सुधरे या ना सुधरे। अभी तक का मेरा ये अनुभव रहा है। बाकी आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई जी, देखिए मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज़्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है
कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की है तो कानून है, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लड़ाई किस लड़ाई में वो हैं। आज भी वो समझते हैं कि दिल्ली में बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर देना या पार्लियामेंट तक मार्च कर देना, उससे तो राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। राजनीतिक लड़ाई तो गांव में लड़ी जाएगी, जमीन पर लड़ी जाएगी, गलियों में लड़ी जाएगी, बूथ पर लड़ा जाएगा। जब तक आप वहां पर नहीं दिखेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं में आपके साथ ये होती रहेगी, और वो सही है या गलत है। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर आपको विपक्ष की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि जब आप परेशान हो तो आवाज उठाइए, इतनी नहीं है कि जब आप परेशानी में हो तो ट्विटर पर आके बोल दीजिए और ट्वीट कर दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। जैसे पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पंचायत है, कल कितने पंचायतों में कांग्रेस के वर्कर खड़े होकर या बैठकर इस बात को जन जन तक पहुंचाने की स्थिति में है कि भाई उनके लोगों के साथ अगर गलत हुआ भी है तो आपको बताना तो पड़ेगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। तो हम लोग बिहार में बैठे हुए हैं, मढ़ौरा में कल मैं 20 किलोमीटर चल के आया, मुझे तो कहीं कोई कांग्रेस का कोई वर्कर, कोई समर्थक ऐसा नहीं दिखा जो इस बात को लेकर जनता के बीच में हो, रोड पर हो, सड़क पर हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को या जो भी विपक्षी दल हैं, अगर आपको लड़ाई लड़नी है और आप उसके प्रति गंभीर हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह की लड़ाई है और उस तरीके से उसमें प्रयास करना होगा। सिर्फ मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं, उससे थोड़ा हो हल्ला भी होगा, लेकिन जब तक आप बात गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को अपने साथ इस मुद्दे पर नहीं जोड़ेंगे और वो चुनाव के रिजल्ट में परिणत नहीं होगा, तब तक आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। आज ये घटना हुई है, 2 महीने के बाद कर्नाटक में इलेक्शन होगा। अगर कर्नाटक में भाजपा जीत कर आ जाए तो पूरा देश मान लेगा कि भाई कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप कर्नाटक में भाजपा को चुनाव हरा दीजिएगा तब लोग मानेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझना होगा, या जो भी विपक्षी दल हैं, जो भी भाजपा से लड़ रहे हैं, कि आप पहले समझिए कि भाजपा की ताकत क्या है, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी ताकत क्या है, और उससे लड़ने के लिए, लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, आपको संघर्ष के लिए उतरना होगा। सिर्फ अंग्रेजी में बैठकर वहां ट्वीट कर देने से, भाषण दे देने से, पार्लियामेंट में मार्च कर देने से, 10, 20, 50, 100 एमपी के रोड पर बैठ जाने से ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैंने आपको कोई हेडलाइन नहीं दिया, लेकिन मेरा आंसर इतना ही है। नहीं, विभिन्न पार्टियों के साथ जो मैंने काम किया वो 2011 से 2021 तक किया। मैं पदयात्रा ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़कर आकर पदयात्रा कर रहा हूँ। मैंने वो काम 2021 मई में 2 मई 2021 को देश के जनता के सामने ये कहा कि अब ये काम मैं नहीं करूँगा। उसके बाद 1 साल मैंने अपने जीवन के लिए सोचने समझने के लिए रखा कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है, और पूरे 10 साल में जो कुछ भी सीखा, जो अनुभव किया, जो कुछ भी समझा, उन सारी समझ के आधार पर बिहार में आकर एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब बिहार में इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में सारे प्रयासों के बावजूद, सारे अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दलों के शासन के बाद भी बिहार में जो आज हमारी आपकी स्थिति है वो दयनीय है, बदहाल है। मैं रोज कहता हूँ कि बिहार में जिन लोगों ने भी शासन किया है, जिन दलों ने, जिन नेताओं ने, उन्होंने जो कुछ भी किया या करने का दावा कर रहे हैं उसको अगर आप सही मान लीजिए कि कांग्रेस ने अपने 40 साल के शासनकाल में बिहार के लिए अच्छा किया,
मान लीजिए कि लालू जी के शासनकाल में सामाजिक न्याय मिल गया, लोगों को, गरीब को, वंचित को आवाज मिल गई। मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन की सरकार में बिहार का सड़क बिजली बन गया, विकास हो गया। इन सारी बातों को अगर आप सही भी मान लेंगे तो भी जो आज बिहार की सच्चाई है वो तो यही है कि आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है आपको, हमको, बिहार के समाज को कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं उस रास्ते पर चलकर तो आप समृद्ध और अग्रणी नहीं बन सकते। और यही मेरी समझ है कि अगर बिहार को सुधारना है, जन सुराज अभियान का परिभाषा ही क्या है? जनता की मदद से, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दल बने, लेकिन वो दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर न बनाए, कोई परिवार न बनाए, कोई जाति समूह न बनाए, बल्कि बिहार का हर वो व्यक्ति जो समझता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, एक बेहतर विकल्प की जरूरत है, वो साथ में आए, मिले और उसको बनाए। हमारी पहचान क्या है? अभी तक जो हमारी पहचान आप कम से कम जानते हैं कि मैं राजनीतिक दलों को, नेताओं को मदद करता हूं कि वो साथ में आकर व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़े, अपने आप को संगठित करें और चुनाव जीते। तो मैं अगर ये काम दलों के लिए कर रहा था, नेताओं के लिए कर रहा था, तो ये काम जनता के लिए भी किया जा सकता है। मैं जनता को संगठित कर रहा हूं, उनको जागृत कर रहा हूं ताकि वो संगठित हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, दल बनाएं और फिर उस दल को मदद की जाएगी ताकि वो चुनाव लड़े और जीते। अगर गठबंधन की जरूरत पड़े तो? भैया पहली बात तो कोई दल है नहीं अभी, और जो पूरी सोच है वो सोच नई व्यवस्था बनाने की है, उसमें गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और ये जो पूरी रणनीति है इसमें या तो आप अर्श पर हैं या फर्श पर हैं। अगर बिहार की जनता को समझ में आएगा ये दल बनता है और इस पूरी परिकल्पना से लोग जुड़ेंगे तो आप इतनी सीट जीतेंगे कि आप गिन नहीं पाइएगा। और अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो आपका खाता भी नहीं खुलेगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति में देखता नहीं। ठीक है भैया, और कोई अगर आपका सवाल नहीं तो इसको हम लोग खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, जैसे नाटक करता था, कौन सा नाटक? जुलूस। अच्छा, इस नाटक में दिखाया जाता था कि जनता को कि आपकी सही मंजिल तक आपको हम पहुंचाए और जनता उसके पीछे पीछे लग जाए। फिर जाके एक चौराहा आता है और वह व्यक्ति जो जनता को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करता है एक दूसरे तरफ जी, और जनता वहाँ कभी दिखती है। तो वैसी स्थिति क्या नहीं मानी जा सकती है कि आपके साथ जनता चल पड़े? भाई देखिए ऐसा है, हम कोई हनुमान जी तो है नहीं कि हृदय फाड़ के आपको दिखा दें। आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ अगर जनता जुड़ेगी तो कल उसके साथ धोखा हो सकता है, तो भाई ना जुड़े। आप जिसके, एक मिनट, आप जिसके साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, जिस किसी के साथ भी जुड़े रहे, वहां तो 100 में 100% आपके साथ धोखा हुआ है। कोई नया आदमी प्रयास कर रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि धोखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप सुनिए ना मेरी बात। मैं रोज मन से कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। अभी आपने अपने अनुभव की बात की, तो आप अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लीजिए। अगर आपको अनुभव ये बताता है कि नहीं, जिस पुरानी व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं वही ज्यादा बेहतर है, तो वहीं पर जुड़े रहिए। आपको कौन बुला रहा है कि आके इसमें जुड़िए? हम किसी को कोई प्रलोभन तो दे नहीं रहे हैं। हम एक बात बता रहे हैं कि हमारी समझ से बिहार की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा। भाषण देने से, बिहार की समस्याओं की गणना करने से, उस पर लिखने से बिहार नहीं सुधरेगा। सबको मालूम है कि बिहार में क्या समस्या है, लेकिन जब आप वोट करने जाते हैं, जब ताला को खोलने की बारी आती है, तो चाबी आप शिक्षा की लगा ही नहीं रहे, तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे? आप, मैं जो बोल रहा हूं गांव में उसको सुनिए। मैं तो लोगों को बता रहा हूं कि आपको नेता नहीं ठग रहा है, क्योंकि अगर कोई आपको नेता ठगता तो एक बार ठग लेता, 2 बार ठग लेता, 50 वर्ष से कैसे ठग रहा है? अगर आप 50 वर्ष से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गलती आप में है, कहीं ना कहीं गलती आप में है। आप वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर,
तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में हर जगह जाति की प्रमुखता बनी हुई है, जाति की चर्चा हो रही है। आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज काट के मिल ही रहा है। आप वोट दे रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो आप टीवी खोलते हैं तो भारत पाकिस्तान आपको रोज सुनाई दे ही रहा है। आप वोट दे रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, तो 30 बरस के बाद ही सही लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। आप वोट दे रहे हैं बुलेट ट्रेन की कहानी सुनकर, तो गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन ही रहा है। जब आप वोट अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दे ही नहीं रहे हैं, तो कोई नेता आ जाए ये सुधरेगा कैसे? तो आपकी जो समस्या है उस पर वोट दीजिए, अपने आप सुधरेगा। आपने कहा हमारे पीछे चलने के लिए, हम रोज मन से कह रहे हैं कि आप हमारे पीछे चलिए ही मत। हम कहां कह रहे हैं कि आप हमारे पीछे चलिए, हम कहां कह रहे हैं कि आप हमारा झंडा लेकर चलिए। हम आपको बता रहे हैं कि जो रास्ता आपको गांधी जी ने दिखाया, गांधी जी ने देश को आजाद कैसे कराया, समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब ना आजादी मिली। तो अगर बिहार की व्यवस्था सुधारना है तो आपको सबको जगना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। खाली बतियावे से तो हो ही ना। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप हमारे पीछे चलिए, तो हम चाहे दाएं ले ले चाहे बाएं ले ले, आप कहें घबरा रहे हैं? आप भी वहां रहिएगा ना, तो आप सीधा रास्ता लेकर चलिएगा। हम मान लीजिए बाएं चलेंगे तो हमें को मार के भगा दीजिएगा, सब लोग सीधा चल देगा। अगर हम रास्ता बदलेंगे तो हम भी ना उल्हा हो जाएंगे, बाकी लोग सब चलेंगे साथ में। अगर हम दल बनाते, तब जो आप सवाल कर रहे हैं वो ठीक है कि अगर हमने रास्ता बदला तो सबको बदलना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जब रास्ता बदलते हैं तो उनके दल के हर आदमी को बदलना पड़ता है। लेकिन अगर आप सब ने मिलकर दल बनाया है और हम रास्ता बदलेंगे तो रास्ता हमारा बदलेगा, आप तो सही रास्ते पे ही रहेंगे। और अगर सब लोग मिलकर रास्ता बदल लिया, इसका मतलब है कि सबकी सहमति है, तभी तो रास्ता बदल रहे हैं। तो कोई उसमें ठग किसको रहा है? यही व्यवस्था है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। सब लोग कह रहे हैं कि दल तो बनबे न करी, दल बनबे न करी और दल लोग मिलकर बनाएंगे, दोनों में फर्क है। अगर जो हम काम कर रहे हैं दल बनाकर भी कर सकते थे, लेकिन दल क्यों नहीं बनाया है? अगर दल हमने बनाया होता तो उसमें आप आकर पदाधिकारी बन जाइएगा, उसमें नेता विधायक मंत्री बन जाइएगा, उसके मालिक नहीं ना बनिएगा। लेकिन अगर आप मिलकर बनाइएगा तो एक ही वोट आपका होगा, लेकिन आप एक वोट के मालिक रहिएगा। यही पूरी परिकल्पना है। समझ में आए तो जुड़िए, नहीं समझ में आए तो जहां है वहां रहिए। तो सत्य ही है ना कि दल बनेगा। ये आपका कोई स्पेकुलेशन नहीं है। ये पहले दिन जब अभियान शुरू हुआ है उसी दिन कहा गया है। ये आप कोई खोजी पत्रकारिता से आप नहीं निकाल रहे हैं। हम रोज कह ही रहे कि दल बनेगा, खाना बनेगा, लेकिन खाना अगर ठीक से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ज्यादा गलत बनाइएगा तो जल जाएगा, खराब भी बन जाएगा, कच्चा भी रह जाएगा। खाना बनेगा ये तो बात सबको मालूम है, लेकिन खाना अच्छा बने उसके लिए किस तरीके से आप खाना बनाते हैं इस पर निर्भर है ना भाई। आप गलत तरीके से खाना बनाएंगे तो खाना जल सकता है, कच्चा रह सकता है, बेस्वाद हो सकता है। और ठीक से बनाइएगा तो वही खाना बहुत स्वाद वाला हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।